विधानसभा स्पीकर से मिला कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा से हाथापाई मामले में कार्रवाई की मांग। आरोपियों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने की डिमांड। हरियाणा में विपक्ष के नेता पर सस्पेंस बरकरार। हरियाणा कांग्रेस से निपटने को सख्ती के मूड में हाईकमान। प्रभारी ने कहा, पहले सारे फैसले प्रदेश के नेता लेते थे, अब हाईकमान खुद लेगा बड़े फैसले। तरनतारन का युवक जासूसी के आरोप में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक आईएसआई एजेंटों को भेजी गई थी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी। खालिस्तान समर्थक गोपाल सिंह चावला से भी लिंक। पंजाब सरकार दलित परिवारों का 68 करोड़ कर्ज करेगी माफ। सीएम ने कहा, 31 मार्च 2020 तक के कर्ज पर मिलेगी राहत। पंजाब कैबिनेट ने दी मंजूरी। जींद कैथल नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 5 लोग घायल। करनाल में मुनक नहर में डूबे 2 सगे भाई। छोटे भाई को बचाने के लिए बड़े भाई ने नहर में लगाई छलांग। एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीमें सर्च में जुटी। सोनीपत में खेलने के दौरान बाथ टब में डूबने से 1 साल के मासूम की मौत। सिविल अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं होने की बात कहकर किया रेफर। पीजीआई रोहतक में घंटों तक नहीं मिला इलाज। गुरुग्राम के नाम एक और रिकॉर्ड। ब्रिस्टल चौक पर हरियाणा का सबसे महंगा शराब का ठेका 98 करोड़ रुपए में हुआ नीलाम। पिछले साल 48 करोड़ की लगी थी बोली। आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम होंगी आमने सामने। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं। हरियाणा प्राइम लेकर बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा से हाथापाई का मामला सामने आया है, जिसमें विधानसभा स्पीकर से अब कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल मिला। सरकार कामकाज में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया। अधिकारियों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने की मांग की गई। कांग्रेस के 12 विधायकों ने डेलीगेशन ने ये शिकायत दी है। लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते समय हमले की कोशिश की गई, जिस पर अब प्रतिनिधि मंडल ने सरकार के कामकाज में बाधा पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। अधिकारियों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने की मांग की है। कांग्रेस के 12 विधायकों के डेलीगेशन ने ये शिकायत दी है और कहा कि लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते समय ये हमले की कोशिश की गई। पिछले हफ्ते ही पार्टी का फैसला था, हमें मिलना था, लेकिन स्पीकर साहब पारिवारिक जिम्मेवारियों को निर्वाह के लिए अपने दफ्तर नहीं आए थे, तो हमने उनसे समय मांगा और आज हम तकरीबन 1 दर्जन विधायकों ने आज मिलके अशोक अरोड़ा जी के साथ, ये उनके साथ अकेले का नहीं है, ये विधायक और विधायिका की जिम्मेवारी और संवैधानिक पदों की गरिमा और जिस तरीके से दुर्व्यवहार और जिस तरीके से अनधिकृत व्यक्तियों को सरकारी बैठकों में अगर इस तरीके का रोक नहीं लगेगी, तो मैं समझता हूं कि किस तरीके से संविधान काम करेगा। और संविधान में जो हमें अधिकार मिले हैं उसका जो इस तरीके से अगर खिलवाड़ उसके साथ किया जाएगा, तो विधायक अपनी जिम्मेवारी निर्वाह कैसे कर सकेगा। इसी चिंता को हमने कहा और माननीय स्पीकर साहब ने उसे कहा है, मैं इसको एग्जामिन कराएंगे और जो कार्रवाई बनती होगी उस कार्रवाई कराने का। तो उधर करनाल में इनेलो ने कांग्रेस पर निशाना साधा। इनेलो महिला प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला ने बयान दिया। राहुल गांधी के दौरे पर उन्होंने कहा कि लोगों के दिमाग से कांग्रेस वो उतर चुकी है। 8 महीने में कांग्रेस अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई। तो ये बड़ा बयान सामने आया है। सुनैना चौटाला का ये बयान है। इनेलो महिला प्रदेश प्रभारी हैं। इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है अब लोगों के दिमाग से उतर चुकी है। 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं चुना गया। हफ्ते ही पार्टी का फैसला था, हमें मिलना था, लेकिन स्पीकर साहब पारिवारिक देखिए, जैसे कि आपने 3 बार अपने
सवाल में राहुल गांधी जी का नाम लिया। इट मीन्स कि वो बहुत कद रखते हैं कांग्रेस पार्टी में। लेकिन सवाल ये उठता है कि नेशनल पार्टी, और उस नेशनल पार्टी आज तक अपनी, पहले तो अपने प्रदेश की कार्यकारिणी नहीं बना पाई, वहीं आज चुनाव को कितने दिन हो गए, आज तक नेता प्रतिपक्ष वो बढ़ा नहीं पाए। बात राहुल गांधी के आने की नहीं है, बात यह है कि हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस की दिशा क्या है। तो उधर करनाल के मूनक नहर में 2 सगे भाई डूब गए। पहले छोटा भाई नहर में डूबा, उसे बचाने के लिए बड़ा भाई भी डूब गया। मौके पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम जो है वो सर्च में जुटी है। करनाल के रहने वाले ये दोनों भाई बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पहले छोटे भाई मुकुल ने नहर में छलांग लगाई और वो डूबने लगा, जिसे देखकर उसे बचाने के लिए बड़े भाई विशाल ने भी नहर में छलांग लगा दी। दोनों नहर में डूब गए। अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि युवकों ने नहर में छलांग क्यों लगाई थी। मामले की जांच जारी है। इन्फॉर्मेशन आई थी कि 2 लड़के नहर में डूब गए, तो उसके बाद से ही हमने रात को सर्च ऑपरेशन शुरू कराया था लेट नाइट, और आज सवेरे से फिर लगे हुए। फिलहाल उनका कोई पता नहीं लगा है, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है। तो कैसे डूबे कुछ पता चला? परिवार ने कुछ बताया? ये दोनों सगे भाई हैं, मुकुल छोटा है और विशाल बड़ा भाई है। तो जो पहले जो छोटा भाई उसने नहर में छलांग लगा दी, उसको बचाने के लिए दूसरा भाई गया, तो ये दोनों ही डूब गए। और अब बात 1 साल के उस मासूम की जिसकी बेवक्त मौत ने सिस्टम पर कई सवाल उठा दिए हैं। 1 साल की बच्ची खेलने के दौरान टब में डूब गई। उसके माँ बाप उसे लेकर सोनीपत सिविल अस्पताल पहुंचे, लेकिन वेंटिलेटर नहीं होने का बहाना बनाकर उसे रेफर कर दिया गया। जिसके बाद जब वो अपनी बच्ची को लेकर रोहतक पीजीआई पहुंचे तो वहां भी बच्ची को वक्त पर इलाज नहीं मिला। बच्ची की मां 8 घंटे तक गुहार लगाती रही, लेकिन उसे अपनी बच्ची की मिली तो सिर्फ लाश। मेरी बच्ची दोनों खेलती थी, रोज की तरह खेलती थी। हम सोचे पापा ले गए साथ में, तो वो यहीं पर खेलती थी। बड्डी छोरी चली गई, फिर वो वापसी आ गई। बेरा नींबू कैसे डूब गई है पानी में। फिर इन्होंने देखा, फिर हम ले गए यहीं डॉक्टर के पास। फिर वहाँ से हम सिविल हॉस्पिटल ले गए। वहाँ के डॉक्टर ने रफ़ा कर दिया रोहतक के लिए। वहाँ बच्ची को इलाज नहीं दिया गया समय पर। बढ़िया आराम से बैठे हैं, चाय पानी पी रहे हैं, हंस रहे हैं। हम बेर उनके लिए आवाज़ लगा रहे, हमारी बच्ची को देख लो देख लो, कोई सुन ही नहीं रहा हमारी। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, हमारी बच्ची तो गई है, वो हम वापस तो आएगी नहीं हमारे पास। हम बस यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अन्य किसी गरीब के साथ ना हो ऐसा। देखो हमारे यहाँ पे एक्चुअली वो जो मामला है वो पीएमओ से कंसर्न है, तो आप उन्हीं से पूछो पीएमओ से। बाकी हमारे यहाँ वेंटिलेटर है, ठीक। तो मासूम की बेवक्त हुई इस मौत के बाद सवाल उठते हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो आपके जहन में भी उठते हैं। उनमें से एक सवाल है कि मासूम को वक्त पर इलाज क्यों नहीं मिला। सिविल अस्पताल ने रेफर का जो ये खेल है ये क्यों खेला। मासूम को बचाने में 2 जिलों से डॉक्टर फेल किस वजह से हो गए। अस्पतालों पर करोड़ों का फंड कहां खर्च हो रहा है। क्या माँ बाप की गरीबी ने बच्ची की जान ली। तो ये सवाल हैं जो उठ रहे हैं बेवक्त हुई मासूम की मौत के बाद, जिनका जवाब कहीं ना कहीं जांच के बाद ही सामने आ सकता है। तो उधर जींद कैथल नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारी। भीषण हादसे में एक की मौत हो गई, 5 लोग घायल हैं। हादसे में एक व्यक्ति की टांग कटकर अलग हो गई। ऑटो के अंदर 6 लोग सवार थे, 2 महिलाएं और 4 पुरुष थे। भीषण सड़क हादसे में ऑटो के परखच्चे उड़ गए। ट्रक चालक घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। तो उधर भिवानी में जेई एडवांस में छाए छोरे निशांत और मोहित ने झंडे गाड़े हैं। निशांत को 369वीं और मोहित को जो है 1,54,088वीं रैंक मिली है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग से इंजीनियरिंग करना चाहता है निशांत। आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग करने की इच्छा है। मोहित जो है वो आर्किटेक्ट बनना चाहता है। दोनों ने अपने माता पिता और शिक्षकों को अपना आदर्श बताया है। दोनों के शिक्षक शमशेर सिंह ने
ये खुशी जिताई है। मिठाई खिलाकर और माला पहनाकर दोनों को शुभकामनाएं दी। दोनों ने बिना कोचिंग के ये जो सफलता है ये हासिल की है। मैंने जेईई एडवांस 2025 में 2093 रैंक हासिल की है। इस परीक्षा में कुल 2.5 लाख छात्र आवेदन भर सकते थे, लेकिन 1,80,000 छात्रों ने आवेदन किया है और उनमें से मेरी इतनी अच्छी रैंक आई है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अभी मैं आगे IIT कानपुर में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग लेने का मेरा लक्ष्य है। एवं मेरे मम्मी और पापा मेरे लिए सबसे बड़े इंस्पिरेशन थे। कुल 15 लाख बालकों के अंदर से मेरी रैंक 15,488 आई है जेईई एडवांस के अंदर। इसके लिए मैंने कुल 2 साल तैयारी करी और 1 साल का ड्रॉप लिया। इसके अंदर मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत के अंदर एक अच्छे रिजल्ट के कारण मेरे को बड़ी संतुष्टि हुई। तो वहीं अंबाला बस स्टैंड के बाहर अवैध कब्जे पर एक्शन दिखाई दिया। फ्लाईओवर के नीचे प्रशासन की कार्रवाई नजर आई। रेहड़ी फेड़ी जो है लगाई गई थी और दुकानें जो थी उनको हटाया गया। पुलिस के साथ नगर निगम की टीम भी कार्रवाई में शामिल हुई। ट्रॉलियों में भरकर जो पुलिस है वो सामान ले गई। नगर परिषद अधिकारी गुलाब सिंह के मुताबिक इन लोगों को बार बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन इन्होंने अवैध कब्जा नहीं हटाया, लिहाजा इन पर एक्शन लिया गया और रेहड़ी फेड़ी थी उन्हें हटा दिया गया। आज नगर निगम अम्बाड़ा और पुलिस की संयुक्त टीमें बनाकर जो बस स्टैंड के बाहर अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है, ताकि आमजन को आने जाने में किसी प्रकार की बाधा पैदा न हो। पानीपत में कूड़ा जलाने वाले कर्मचारियों पर अब एक्शन होगा। कूड़ा जलाते समय अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसे सस्पेंड और बर्खास्त किया जाएगा। सफाई कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। बार बार के निर्देश के बाद भी ये कर्मचारी जो हैं ये मान नहीं रहे हैं, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। प्रदूषण से वातावरण खराब हो रहा है, इसको देखते हुए अब जो है कूड़ा जलाते अगर कोई पकड़ा जाता है, कोई कर्मचारी पकड़ा जाता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, उसे सस्पेंड या बर्खास्त किया जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि बार बार निर्देश दिए थे कि कूड़ा ना जलाया जाए, लेकिन इसके बावजूद जो कर्मचारी हैं वो मान नहीं रहे और बार बार कूड़ा जलाने की घटनाएं सामने आ रही है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। और प्रदूषण से वातावरण खराब हो रहा है, जिसको देखते हुए भी ये फैसला लिया गया है। लास्ट में भी पिछली बार एक सफाई दरोगा को सस्पेंड किया था और 2 लोगों को शो कॉज नोटिस दिए थे। इसके बारे में हमारी क्लियर कट डायरेक्शन है, अगर कहीं पे भी कोई पोल्यूशन करता है या प्लास्टिक को जलाते हुए पाया जाता है तो सीधा उसके सस्पेंशन और टर्मिनेशन के ऑर्डर हम निकालेंगे। और हमने बार बार मीटिंग लेके अपने सफाई दरोगा और नीचे के स्टाफ को हमने सेंसिटाइज किया है कि इस तरह की प्रैक्टिस में ना इंडल्ज हो। तो आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह की प्रैक्टिस को बंद करें। तो गुरुग्राम में शराब के ठेके की नीलामी का रिकॉर्ड टूट गया। ब्रिस्टल चौक पर स्थित शराब के ठेके की 98 करोड़ 50 लाख रुपए में नीलामी हुई। पिछले साल 48 करोड़ में इस ठेके की नीलामी हुई थी। इस बार 21 महीनों के लिए ठेकों की नीलामी हुई है। पूर्वी गुरुग्राम से जो है नीलामी से 1270 करोड़ का रेवेन्यू वो प्राप्त हुआ है। गुरुग्राम में शराब का कारोबार कितना बढ़ता जा रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस साल ठेकों की नीलामी में एक ठेका 98 करोड़ 50 लाख रुपए में नीलाम हुआ है। ये ठेका गुरुग्राम के पोश इलाके ब्रिस्टल चौक पर मौजूद है। गुरुग्राम के DLF और दिल्ली बॉर्डर से भी ये ठेका नज़दीक है। इस नीलामी के बाद ये ठेका हरियाणा का सबसे महंगा ठेका हो गया है। सरकार को उम्मीद है कि इस से जो है अधिक राजस्व मिला है। पूर्वी गुरुग्राम की बात करें तो 1270 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू सरकार को मिला है और अभी पश्चिमी गुरुग्राम और अन्य जोन के ठेकों की नीलामी होना बाकी है, जिससे ये रेवेन्यू और बढ़ने की उम्मीद है। 2 डिस्ट्रिक्ट की ऑक्शन जो है वो कंप्लीट कर दी गई है, फर्स्ट राउंड वेस्ट का एंड ईस्ट का। इसमें बेसिकली हमारे 70 to 80% जो वेंड्स है दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के, उनकी ऑक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई है एंड सेकेंड राउंड की अभी कमिंग वीक में दोनों ही डिस्ट्रिक्ट की जाएगी। और इसमें एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप और उससे ज़्यादा ही हमें रिस्पांस मिला है। 2 साल के लिए ये ठेके छोड़े गए हैं और इसमें सबसे जो ज़्यादा हाई रेट जिसका गया है वो ब्रिस्टल चौक का जो हमारा जोन है 98 CR वो गया है।
तो उधर करनाल मोबाइल मार्केट में बेखौफ बदमाशों का आतंक दिखाई दिया। बदमाशों ने हवाई फायर कर दहशत फैलाई। बाइक पर आए बदमाशों ने 2 राउंड फायर किए। फायरिंग की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद है। हवाई फायर कर मौके से बदमाश फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और सीसीटीवी खंगालते हुए आरोपियों की तलाश में जुट गई। बदमाशों ने किस मंशा से हाईवे पर यह फायरिंग की, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस ने बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया। तो बेखौफ बदमाश हाईवे पर 2 राउंड फायर करके मौके से फरार हो गए। नागपाल कम्युनिकेशन पर किसी अज्ञात के द्वारा फायर किए गए। सूचना पर हम आए तो यहाँ मौके पर जानकारी मिली कि 2 राउंड फायर किए गए एक अनजान व्यक्ति के द्वारा। तो उसी आधार पर एक सीसीटीवी कैमरे वगैरह खंगाले जा रहे हैं और जो आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पानीपत जिला परिषद के वाइस चेयरमैन का ऑडियो वायरल हुआ। ऑडियो में गाली गलौज करते वो सुनाई दे रहे हैं। सुरेश मलिक जो है वो वाइस चेयरमैन है जिनका ऑडियो वायरल हुआ है। सुरेश मलिक वार्ड 1 के पार्षद आकाश पोडिया का बयान है, आरोप है कि गालियां देने और जाति सूचक शब्द उन्होंने कहे हैं। आकाश पोडिया ने कार्रवाई की मांग की है। पार्षद आकाश पोडिया का आरोप है कि पिछले दिनों हुई जिला परिषद की बैठक में उन्होंने वाइस चेयरमैन सुरेश मालिक कार्य के खिलाफ प्रस्ताव रखा गया था जो बहुमत से पास हो गया था। इसके बाद सुरेश ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें गालियां दी थी। हालांकि आरोपी सुरेश ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया और उन्हें बदनाम करने की कोशिश बताया। मैं बड़ सकूं दोबारा मेरी बेइज्जती करवाओ और मैं सहन करूंगा। पीछे से मेरा नौकर नौकर पड़े जिनसे साल में उनके यार कमाल कर रहे आकाश वो कर रहा था मतलब मेरी बूंद तुम्हारा बेइज्जती करवाओ और मतलब मैं तुम वीडियो वायरल हो रही है भाई जी, लेकिन मैं उसमें बोल रहा हूँ या मैं जाति से बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है। ये सारा जिला परिषद की राजनीति है। अब इन्होंने 3 दिन से ये बात उठाई जिसका हवाला दे करके एक हमारे सदन के माननीय पार्षद आकाश पोडिया जी से शिकायत दिलवाई गई जो वार्ड 1 से हैं। इन्होंने 22 अप्रैल की मीटिंग का हवाला उसमें दिया। 22 अप्रैल को हमारी सामान्य जो बिजनेस मीटिंग होती है जिला परिषद की, वो 8 महीने बाद उसमें जो पेपर्स में वो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की थी। मैंने उसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। उसमें 9 करोड़ रुपये घोटाले उठे थे और उस घोटाले के खिलाफ पूरे सदन ने, सभी माननीय पार्षदों ने मिलकर के विजिलेंस जांच का प्रस्ताव उसके खिलाफ रखा था कि उसके सारे घोटालों की, सारे कार्यों की विजिलेंस जांच हो। उसके बाद इन्होंने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। तो वहीं गोहाना में चोरों के हौसले बुलंद है। पुरानी अनाज मंडी में चोरी की वारदात हुई है। दुकान से 5-6 लाख चोरी करने के आरोप है। $1500 भी चोरी किए गए हैं। चोरी की तस्वीर सीसीटीवी में कैद है। गोहाना में चोरी का ये पहला मामला नहीं है। कल ही गोहाना सब्जी मंडी में 2 चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। वो दुकानदार को चकमा देकर करीब 2.5 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए थे। 2 चोर थे जिन्होंने एक ने सब्जी मंडी में जाकर दुकानदार को बातों में उलझाया तो दूसरा वहां रखा बैग, पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गया था। मेरी दुकान पुरानी अनाज मंडी गेट नंबर 3 पर है और ये घटना रात में 9 बजे के करीब हुई है, 9 साढ़े 9 बजे के करीब, और 10:20-25 पे बाहर निकला है वो चोर। मैं सुबह में आया 11 साढ़े 11 बजे। मेरे दोनों लॉकर टूटे हुए थे और सामान बिखरा हुआ था दुकान में सारा, और करीबन उसमें 5-6 लाख रुपए थे जिसमें विदेशी डॉलर भी था। हाँ, सीसीटीवी फुटेज हमने पुलिस वालों को दे दी है। तो कल भी चोरी की वारदात सामने आई थी गोहाना में, जहां सब्जी मंडी पर 2 चोरों ने चकमा देकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जो दुकानदार को उलझाया। पहली तस्वीर पुरानी अनाज मंडी की है, सब्जी मंडी की है, जहां पर जो है चोरी की वारदात हुई थी, जहां उन्होंने दुकानदार को उलझाया और उसके बाद पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। तो वहीं दूसरी तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है कि एक शख्स जो है वो निकलता दिखाई दे रहा है। इन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि करीब 5 से 6 लाख रुपए
चोरी करके गए हैं, जिसमें $1500 भी थे। वहीं पानीपत में स्ट्रीट लाइट ठीक करते समय एक बड़ा हादसा हो गया। हाई वोल्टेज तार की चपेट में इलेक्ट्रीशियन आ गया। वेल्डिंग की दुकान के बाहर ये स्ट्रीट लाइट लगी थी। ऊपर से गिरने के बाद काफी समय इलेक्ट्रीशियन बेहोश रहा। मृतक के परिजनों ने दुकानदार पर आरोप लगाए हैं, समय पर मदद नहीं मिलने से शख्स की मौत हो गई। हादसे के बाद दुकानदार मौके से फरार हो गया है। मामला जाटल रोड स्थित एक वेल्डिंग की दुकान का है, जहां स्ट्रीट लाइट को ठीक करते वक्त यह हादसा हुआ। मृतक के परिजनों के मुताबिक दुकानदार पर इलेक्ट्रीशियन अंकित का कुछ बकाया था। जब वो उसे मांगने दुकान पर गया तो उसने स्ट्रीट लाइट को ठीक करने के लिए कहा और इसके दौरान ये हादसा हुआ। हैरानी की बात यह है कि आरोपी दुकानदार मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से उसे तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां चेकअप के बाद डॉक्टरों ने इलेक्ट्रीशियन को मृत घोषित कर दिया। लड़के को बुला के और अपनी बिजली की तारें ठीक करवाना चाहिए थी, तो उसको करंट लग गया। तो मरने वाले के परिवार ने वो आदमी जिसने बुलाया था उस लड़के को, उसके खिलाफ कंप्लेंट दी है। उस पर FIR दर्ज करके फर्दर कार्रवाई हम कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सोनीपत की, जहां पर कोरोना ने दस्तक दे दी है। सोनीपत में कोरोना का पहला मामला सामने आया है। एक महिला की कोरोना रिपोर्ट वो पॉजिटिव निकली है। उत्तर रेलवे केंद्रीय अस्पताल नई दिल्ली की रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ। दरअसल 30 मई को महिला और उसके पति का कोरोना टेस्ट हुआ था। दोनों ने कोरोना जांच के लिए थ्रू नेट टेस्ट करवाया था। रेलकर्मी की पत्नी को कोरोना का संक्रमण निकला। संक्रमित महिला ने खुद को होम आइसोलेट किया है। सोनीपत की इंडियन कॉलोनी की ये महिला रहने वाली हैं, जो कोरोना पॉजिटिव निकली है। तो कोरोना ने सोनीपत में भी दस्तक दे दिया है। सोनीपत में कोरोना का पहला मामला सामने आया है। कोई खांसी जुकाम कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। पर हमने उसको होम आइसोलेशन करवा दी है और अब वो ठीक है। वो पहले भी ठीक ही थी। एक्चुअली अब कोरोना थोड़ा माइल्ड है, बट अगर किसी का सारी का केस होता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, और कोई एडमिटेड है, उनका हमने सबको हिदायतें दे दी हैं, प्राइवेट को भी दे दी, हमारे पब्लिक में भी सेक्टर में सबको बता दिए। तो उनका सैंपल लेना मैंडेटरी है। जितने भी एडमिटेड सारी के केस हैं, जो ILI के नॉर्मल खांसी जुकाम के आ रहे हैं, उन्हें हमने कहा है कि 5% लेने हैं, और उसमें भी अगर कोई पेशेंट विलिंग है, हमें किसी को फोर्स नहीं करना। तो वहीं यमुनानगर में कोरोना संक्रमित महिला स्वस्थ हो गई। कोरोना को हराकर परिजनों के बीच वापस पहुंची हैं। पंजाब के ब्यास में सत्संग के दौरान उन्हें कोरोना संक्रमण हुआ था। मोहाली के अस्पताल में महिला का इलाज हुआ, जिसके बाद वो अब अपने परिजनों के पास वापस लौट चुकी हैं। यमुनानगर में कोरोना से निपटने की पूरी तैयारी है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के बाहर बेहतर इंतजाम किए गए हैं। तो जो कोरोना संक्रमित महिला थी, वो कोरोना को हार कर जिंदगी की बाजी जीत गई और वापस अपने परिजनों के बीच पहुंची। डिटेक्ट हुआ था, हालांकि उसका एपिडेमोलॉजिकली अगर बात करें तो यमुनानगर से लिंक नहीं था। एक 51 ईयर्स ओल्ड 51 साल की एक लेडी थी, जो ब्यास डेरा ब्यास है पंजाब में, वहाँ पे समागम में गई हुई थी और वहाँ पे उनको इन्फेक्शन मिला और मतलब सांस लेने में दिक्कत हुई, और जिसके चलते फिर वो फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में एडमिट हुई। उसमें ये भी है कि उसको पहले से भी कुछ छाती का रोग था, उसको ब्रोंकियल एस्थमा था, क्रॉनिक बीमारी से वो पीड़ित थी। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज वो सकुशल अपने घर भी लौट गई है और वो डिस्चार्ज हो गई है वहाँ उस हॉस्पिटल से। अब बात करेंगे पंजाब के नवा शहर की, जहां गुरुद्वारे में बड़ा हादसा हुआ। एसी कंप्रेसर फटने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 14 लोग घायल हो गए। कश्मीर कौर के रूप में मृतक महिला की पहचान हुई है। गुरुद्वारे में राजनीतिक और धार्मिक हस्तियां भी मौजूद थी। हरजोत सिंह बैंस ने रोपड़ में घायल लोगों का हाल जाना। तो ये हादसा हुआ है नवा शहर में। गुरुद्वारे में एसी कंप्रेसर फटने से एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 14 लोग घायल हुए हैं। मृतका की पहचान कश्मीर कौर के रूप में हुई है। जिस समय ये हादसा हुआ उस समय गुरुद्वारे में राजनीतिक और धार्मिक हस्तियां भी मौजूद रही, जिसके बावजूद जो ये हादसा हुआ है।
तो वहीं अंबाला में मानसून के पहले प्रशासन ने कमर कस ली है। शहर के सभी नालों की सफाई का काम शुरू किया गया है। नगर निगम ने 3 बड़े नालों की सफाई करवाई। इनको ड्रेन, फैशन ड्रेन, अंबाला ड्रेन की सफाई पूरी की गई। नगर निगम ने लोगों से सहयोग मांगा है। जिन नालों की सफाई नहीं हुई उनकी जानकारी देने के लिए कहा है। मानसून आने से पहले अंबाला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और सभी नालों की सफाई करवानी शुरू कर दी है, क्योंकि नाले में गाद भरे होने की वजह से शहर में जल भराव का और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। शहर को बाढ़ से बचाने के लिए प्रशासन ने सभी नालों की सफाई करवानी शुरू कर दी है। में जो बाढ़ आती है उसको रोकने के लिए पहले ही सारे प्रबंध कर लिए हैं। हमने मार्च के महीने से ही सारी हमने अपनी सफाई शुरू करवा दी है। इसमें हमारे 2 टेंडर हैं। एक हमारे 3 मेजर ड्रेन के लिए, जो घेल, सेशन और इनको ड्रेन, और दूसरा टेंडर है हमारा छोटे नालों के लिए। तो जो बड़े नाले हैं हमारे, जो जिनको ड्रेन्स कहते हैं, उन पे हमारा अब तक सबसे ज्यादा मेजर कंसर्न था। उनकी हमने 1 चरण की सफाई करवा दी है और बाकी छोटे नालों पे भी अभी वर्कफोर्स लगी हुई है, उसका भी कार्य चल रहा है। बहादुरगढ़ में हरियाणा तैराकी टीम का चयन किया गया। सीनियर नेशनल स्विमिंग प्रतियोगिता के लिए यह चयन किया गया है। चैंपियंस एक्वेटिक एकेडमी के पूल पर टाइम ट्रायल हुआ। टाइम ट्रायल के आधार पर टीम का चयन किया गया। हरियाणा तैराकी संघ के महासचिव की देखरेख में यह ट्रायल किया गया। 22 से 26 जून को भुवनेश्वर में सीनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता होगी, जिसको लेकर जो है ये चयन किया गया है।